अच्छा जी, अब हम लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ था हाइब्रिडाइजेशन का, तो ये उसी का ही दूसरा लेक्चर है। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैंने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हैं आप लोगों के लिए। और वो जो वर्डिंग आप यूज़ करेंगे वो बड़ी प्रिसाइज सी वर्डिंग यूज़ करेंगे ताकि आपको नंबर पूरे मिले। हम इथाइन की बात कर रहे थे, तो इथाइन की बात करते हैं। ये है मेरे पास HC और CH, ठीक है। चूंकि इथाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कितने कार्बन एटम है। ये इस मैं इस कार्बन को लेता हूँ, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना है, 6 है। तो मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा 1s 2s एंड 2p x, और इसी तरीके से 2p y, और ये मेरे पास होगी 2p z। अच्छा, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, एक इधर। अच्छा, और एक इधर और एक यहाँ, और ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन 2s में से इधर कैसे आता है। ओके। तो ये मेरे पास चार ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड है, जो बॉन्ड बना सकते हैं, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है जिनके पास। लेकिन अगर मैं इस कार्बन को देखूं जिसके ऊपर मैंने टिक किया, तो इस कार्बन की राइट साइड पर एक कार्बन है और लेफ्ट साइड पर एक हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के साथ सिर्फ दो ही एटम है जो डायरेक्टली अटैच है। कौन? एक ये कार्बन और एक ये वाला हाइड्रोजन। अब मैं इस कार्बन को देखता हूँ, ठीक है। इसके भी राइट साइड पर एक हाइड्रोजन है और लेफ्ट साइड पर एक कार्बन है। तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर मेरे पास 6 होता है, तो 1s हो गया, 2s हो गया एंड 2p x, इसी तरीके से 2p y, और ये मेरे पास 2p z। और हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दी इसकी। तो यहाँ पर अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इसके साथ राइट साइड पर, इस कार्बन को, जिसके राइट साइड पर एक हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड पर एक कार्बन, तो इस कार्बन आइटम के साथ डायरेक्टली सिर्फ दो ही एटम अटैच हैं। तो दो ही ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे आपस में, ठीक है, इंटरमिक्स होंगे। इसके भी, इस कार्बन के, क्योंकि इसके राइट साइड पर एक हाइड्रोजन एटम, लेफ्ट साइड पर एक कार्बन है, तो सिर्फ दो, क्योंकि डायरेक्टली दो एटमों से अटैच है। तो फिर दो ही ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे। कौन कौन से होंगे? एक 2s और 2p, और इंटरमिक्स होंगे, ठीक है। तो s अब s नहीं रहा, ये sp बन चुका है, और ये px p नहीं रहा, ये भी sp बन चुका है। क्यों? s और p आपस में मिक्स हो गए हैं, ओके। अब y और z क्या होंगे? ये आपस में इंटरमिक्स नहीं हुए, ये अनहाइब्रिड है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, ये कार्बन है मेरे पास बच्चों, तो एक ये वाला ऑर्बिटल है, इसका नाम भी sp है। और एक मेरे पास ये वाला ऑर्बिटल है, इसका नाम भी sp है। ये है ब्रड ऑर्बिटल। इसी तरीके से मेरे पास ये दूसरी कार्बन है, और इसका ये वाला ऑर्बिटल क्या है? sp, जो इंटरमिक्स हो गया। और इसी तरीके से इसका ये वाला भी ऑर्बिटल क्या है? sp, जो इंटरमिक्स हो गया। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, तो कार्बन और कार्बन के दरमियान हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 sp2। अच्छा, इस कार्बन के साथ राइट साइड पर कौन अटैच है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s1 होती है, और ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? एस पी एस, सॉरी sp2 नहीं, sps है। और यहाँ पर अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो इसके साथ लेफ्ट साइड पर एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो वो यहाँ पर इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sps, ठीक हो गया। और एंगल क्या होगा इसका? 180। ये जो एंगल होता है ना, ये मैं चले आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। जो sp3 का एंगल होता है ज्यादातर वो 109.5 होता है। sp2 का जो एंगल होता है वो 120 होता है। और sp का जो एंगल होता है वो 180 होता है। अब थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बात करता हूँ CH4 की, तो कार्बन के साथ डायरेक्ट कितने एटम अटैच है? चार। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी मेरे पास sp3 है, लेकिन चारों के चारों क्या हैं बच्चों? बॉन्ड पेयर हैं। अगर मैं बात करता हूँ NH3 की, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसकी जो हमने वर्डिंग लिखी हुई है, इधर आए जरा, ये हमने वर्डिंग इसकी कुछ यहाँ पर डिनोट की हुई है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक s और p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, लेकिन उनमें से वन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड। तो इसमें फिर एक लॉन पेयर है जो कंप्लीटली फिल्ड है, मैं उसे लॉन पेयर बोलूंगा। और बाकी तीन पेयर क्या हैं? बॉन्ड पेयर हैं। तो लॉन पेयर की वजह से एंगल थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसकी वर्डिंग भी मैंने लिखी है। ये लॉन पेयर जो होता है ना, ये वेस्पर थ्योरी में हम इसको ज्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस थ्योरी का पास्टुलेट था बोथ लॉन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट डिटरमिनिंग ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। लेकिन मैंने ये वर्डिंग लिखी हुई है, ठीक है। ये वर्डिंग जो है, ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसने बड़े हल कर देने। ये मैं इसको सर्कल में लेके आ गया। वो आपसे पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि CH4 भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, NH3 भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वाटर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन वाटर की जो ज्योमेट्री है और उसका जो एंगल है वो लगभग 105 है। NH3 का एंगल लगभग 107 है। CH4 का लगभग एंगल जो है 109 है। तो हाइब्रिडाइजेशन CH4 NH3 वाटर सब में sp3 है, लेकिन बॉन्ड एंगल में इतना फर्क क्यों? भाई उसका आंसर हमने ये लिखा हुआ है।
डेविएशन ऑफ द बॉन्ड एंगल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्शन बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। आप जो भी वो सवाल पूछ रहे हैं आप यही आंसर लिख दें, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि जो बॉन्ड बॉन्ड एंगल है वो कम या ज्यादा होता ही इस वजह से है। ठीक है। अच्छा, बॉन्ड एंगल थोड़ा इस वजह से भी चेंज हो जाता है सराउंडिंग एटम कि नाइट्रोजन के तीनों तरफ क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है। ठीक है। और अगर मैं नाइट्रोजन के तीनों तरफ हाइड्रोजन को हटा के क्या कर दूं, फ्लोरीन लगा दूं, तब भी बॉन्ड एंगल पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन ये हम पार्ट 1 में पढ़ते, पार्ट 2 में हम ये चीजें नहीं करते, लेकिन फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये बॉन्ड एंगल कम है ज्यादा है, आप ये जो मैंने सर्कल किया आप ये आंसर लिख दें, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आज हम साथ ही, चूंकि मैंने इस चैप्टर को बच्चों ख़त्म करना है, तो साथ ही मैं दूसरा टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 7 है, जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं ज़रा इसको रेज कर देता हूँ और हम चलते हैं अपना दूसरा टॉपिक जो है मेरे पास, आइसोमेरिज्म। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे ही ले जाता हूँ। नीचे भी यार इसको मिटाना ही पड़ेगा, इधर इसे खत्म कर देते हैं। ठीक है। आइसोमेरिज्म पार्ट 2 में बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आप कर लेंगे तो कम से कम अपना 4 नंबर का पेपर बोर्ड में इसमें से आता है, जो मैं आपको भी करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने लाजम करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन से तलक रखता है, इतना कोई डीप अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक नहीं। ओके। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म होता क्या है, हम ये कहते हैं, ये बनता है डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन मॉलिक्यूल। बस इतनी डेफिनेशन आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन ना लिखा करें, तो कम से कम नंबर तो लेना। तो जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनेगी, यार ये क्या मसला इसको हो जाता है। ठीक है, ओके। ये मेरे पास आ गया। ठीक है। अच्छा, इधर ओके। जो डेफिनेशन है मेरे पास वो हम किसकी करेंगे, आइसोमरिज्म की। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो है डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। तो हम कर लेते हैं, होगा डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन मॉलिक्यूल। डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन मॉलिक्यूल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन हो जाएगी। हम इसकी टाइप्स पर बात करूंगा। तो जो मैं इसकी टाइप्स के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं बात करूंगा चेन आइसोमरिज्म पर। ठीक है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ये हो गया चेन आइसोमरिज्म। ओके। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एग्जांपल कर लेते हैं, डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कितने कार्बन एटम है, ये 5 कार्बन एटम है बच्चों। ये स्ट्रेट चेन हो गया। अगर मैं इन्हीं 5 कार्बन एटम को ऐसे अरेंज कर दूं, भाई ये भी तो 5 कार्बन एटम है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच है, नंबर ऑफ एटम तो बराबर है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। यही तो डेफिनेशन है, डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, तो मैंने स्ट्रेट चेन एटम्स को स्ट्रेट चेन अरेंज कर दिया, यहाँ ब्रांच कर दिया। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, अब इसकी राइट साइड पर आप लेफ्ट साइड पर 3 हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ 2। मतलब कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 करनी है, हर एटम के साथ एटम कम से कम 4 बॉन्ड होने चाहिए। ये कार्बन देखें, इसके साथ इसने एक बॉन्ड बनाया, आप इस तरफ 3 हाइड्रोजन लगा दें। इसने कितने बनाए, 2, तो आप यहाँ 2 लगा दें। इसी तरीके से इसने, ये इस तरीके से। ठीक है, ये वैलेंसी हम मैं आपको समझा चुका। ओके। दूसरा जो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, एग्जांपल से समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ एक एग्जांपल कर रहा हूँ, CH3, और ये हो गया CH2, और ये भी हो गया CH2, ये Cl। ओके। तो अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने जा रहा हूँ, और ये हमने इसको ऐसे रीअरेंज कर, मैं इसको सर्कुलर अरेंज करता हूँ, हेडिंग देता हूँ इसको मैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे इस मॉलिक्यूल को, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 और एक क्लोरीन। तो 3 कार्बन 1 क्लोरीन। यहाँ पर कितने, 1 2 3, तो 3 कार्बन है, और क्लोरीन कितनी, एक। लेकिन यहाँ क्लोरीन की जो पोजीशन है वो राइट साइड पर पहले नंबर पर है, या टर्मिनल पोजीशन एंड पर है, लेकिन यहाँ क्लोरीन कहाँ पर है, दरमियान में। मतलब आप ये देखें, क्लोरीन की पोजीशन मैंने चेंज की है, सादा डेफिनेशन रखे ना, तो मैं यही कहूंगा कि मैंने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी है। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मैंने क्या कर दी है, चेंज। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, यही डेफिनेशन आप लिख दें, एग्जांपल आपने ये दे देनी। उसके बाद जो मेरे पास आ रहा है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या होता है, डेफिनेशन करने से पहले हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, तो हमें जरा थोड़ा बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या होता है। देखते हैं जी क्या।
तो जनाब ये मेरे पास होगी एग्जांपल, डेफिनेशन इसकी एग्जांपल देखता हूँ पहले। ये मेरे पास हो गया CH3O CH3। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3CH2OH। ये मैंने बच्चों इसको सर्कल कर दिया। चलें जी। अब यहाँ इस मॉलिक्यूल में देखें, गिने, एक कार्बन है, दो कार्बन। तो इस मॉलिक्यूल में मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, मैं खुद गिनूंगा। दो कार्बन है, ओके, एक ये वाला और एक ये। और हाइड्रोजन कितने, तीन और तीन छः, छः हाइड्रोजन, ओके। और दरम्यान में एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको गिने, इसमें भी एक कार्बन और दो कार्बन, ओके। और हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन ये, दो ये पांच, और एक हाइड्रोजन ये छह हो गए, ठीक है। और ये एक ऑक्सीजन। भाई दोनों का फॉर्मूला यही है। दोनों में कार्बन की तादाद, हाइड्रोजन की तादाद और ऑक्सीजन की तादाद बराबर है। लेकिन अब मालिक्यूल डिफरेंट है। ये वाला मालिक्यूल जो है ये ईथर है, और ये वाला जो मालिक्यूल है ये अल्कोहल है। तो मैं डेफिनेशन इसकी ये लिखूंगा, सेम मालिकुलर फॉर्मूला देख लें, C2H6O मालिकुलर फॉर्मूला तो सेम, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्या है, डिफरेंट। अगला जो मेरे पास एग्जांपल आ रही है आइसोमरिज्म की टाइप, वो है मेटामरिज्म। तो इसमें डेफिनेशन में क्या लिखूंगा अगेन, मेटामरिज्म में मैं क्या करूंगा, आपको एग्जांपल दूंगा फिर डेफिनेशन इसकी मैं बनाऊंगा, तो इसी तरीके से थोड़ा आसान हो जाता है। तो CH3 हो गया, CH2 एंड O, CH2 एंड ये CH3, ओके। दूसरी एग्जांपल लूंगा, CH3O CH2CH2CH3, ओके। तो हम इसको जरा सर्कल में लेके आ जाते हैं। ये लें। अब क्या हो रहा है यहां पर बच्चों, ये देखो, इस ऑक्सीजन पर नजर रखो। इस ऑक्सीजन की राइट साइड पर दो कार्बन एटम है, इस ऑक्सीजन की लेफ्ट साइड पर भी दो कार्बन है, CH3 CH2 CH3, मतलब कार्बन एटम गिनो। तो इस ऑक्सीजन जिसपे मैंने टिक लगाई है, इसकी राइट साइड पर भी दो कार्बन है, लेफ्ट साइड पर भी दो कार्बन है। नीचे आए, इस जिस पर मैंने टिक लगाई है, इस ऑक्सीजन के इस तरफ एक, दो, तीन कार्बन है। और लेफ्ट साइड पर कितने कार्बन है, एक। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर इस तरफ कार्बन की तादाद कितनी है, तीन। यहाँ कितनी तादाद है, एक। यहाँ कितनी कार्बन की तादाद है, दो। और इधर भी कितनी है, दो। लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की तादाद क्या है, बराबर, नंबर ऑफ एटम बराबर है। लेकिन क्या है, इस तरफ ऑक्सीजन में कार्बन की तरफ, ऑक्सीजन की राइट साइड पर तीन कार्बन है, इधर क्या है, एक है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो टेट्रामेरिज्म की आ रही है। उसको भी हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, आई थिंक। चलें, तो हम उसको भी क्लियर करेंगे कि टेट्रामेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। हम पहले उसकी थोड़ी हेडिंग बना लेते हैं, टेट्रामेरिज्म। इसको मैं ले लेता हूँ, ओके। तो टेट्रामेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी, पहले हम इसको भी एक एग्जांपल करेंगे, बाद में इसको समझेंगे, डेफिनेशन खुद ही बन जाती है। ये मेरे पास हो गया RC, और ये मैं अमीनो एसिड का एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, ठीक है। और ये हो गया, ओके। दूसरा इसका जो मॉलिक्यूल मैं लूंगा वो हो जाएगा ये, ओके। तो यहाँ पर क्या होगी डेफिनेशन, देखिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम बराबर हैं सारे। कार्बन की तादाद, हाइड्रोजन की तादाद, सब की तादाद क्या है मेरे पास, बराबर है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पर, यहाँ NH2 था, अब क्या बन गया NH3। और यहाँ पर क्या चार्ज हो गया, -1। और यहाँ पर क्या चार्ज हो गया, पॉजिटिव। तो विद इन ए मॉलिक्यूल एटम शिफ्ट हुआ है, COOH में से हाइड्रोजन निकल के किस तरफ आ गया, NH2 की तरफ, और क्या बन गया, NH3। तो इसे मैं बोलूंगा टेट्रामेरिज्म। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन ए मॉलिक्यूल, बात खत्म। प्रोटॉन, ये जो मालिक एटम है ना, इसको प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने, ठीक है, H पॉजिटिव को। तो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन मॉलिक्यूल, ये हो गया। दूसरा जो हमारे पास टाइप्स आती है आइसोमरिज्म की, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ये आखिरी टॉपिक है 7वें चैप्टर का, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। तो सवाल ये पैदा होता है, ये क्या होता है। अच्छा, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में हम डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें भी वही डिफरेंट पोजीशन ही होगी एटम्स की, लेकिन होगी इन स्पेस, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं, इसमें हम बोलेंगे कि सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप इन सेम, आइडेंटिकल ग्रुप इन द स्पेस। तो जो पोजीशन में जो डिफर करेगा, डिफर करेगा पोजीशन इन स्पेस, आइडेंटिकल ग्रुप, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होगा। ये आपने बात याद रखनी है।
सेम सेक्टर फॉर्मूला, ओके। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, आसान से। एक तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कम से कम कार्बन एटम की तादाद जो होती है ना, वो कम से कम इसमें हमारे पास होनी चाहिए, 3 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूँ, ठीक है। तो ये मैं मेरे पास है C डबल बॉन्ड कार्बन, ओके। और यहाँ पर हो गया मेरे पास CH3, और यहाँ पर मेरे पास हो गया हाइड्रोजन, और इस तरफ भी मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन, और यहाँ मैंने कर दिया CH3। और इसी तरीके से इसी मॉलिक्यूल को मैं लूंगा और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3, यहाँ ले लेता हूँ हाइड्रोजन को, यहाँ ले लेता हूँ CH3, और यहाँ क्या ले लेता हूँ हाइड्रोजन को। तो ये अब आप चेक कर लें। अच्छा, यहाँ पर क्या है, CH3 और हाइड्रोजन। यहाँ पर बच्चों मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पर CH3 इस तरफ ऊपर है, और इस तरफ क्या है बच्चों, नीचे है। तो मैं इसको बोलूंगा ट्रांस। लेकिन यहाँ पर जो CH3 है, CH3 है, दोनों क्या है, सेम साइड पर है। तो मैं इसको बोलूंगा सिस। ठीक हो गया। अब इसकी कंडीशन ये है कि ये वो वाले मॉलिक्यूल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे जिनमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये कंडीशन है। भाई डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्यों? अगर सिंगल बॉन्ड हो तो फिर क्या होगा, अगर मैं यहाँ सिंगल बॉन्ड कर दूं तो क्या होगा, तो भाई उसकी रीजन ये है, तो टू कार्बन एटम ज्वाइनिंग बाय सिंगल बॉन्ड आर कैपेबल ऑफ द फ्री रोटेशन। असल में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस उसमें हो जाता है, फ्री रोटेशन। तो ये नहीं होना चाहिए, फिक्स होनी चाहिए पोजीशन, ठीक है। एक तो कंडीशन मैंने आपको बता दी कि क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, फिर फ्री रोटेशन होगी। दूसरा, क्या ये वाला मॉलिक्यूल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा? ये मैंने आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिख दिया है, अब सारी नजर इस पे रखें। ये नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इस कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड तो है, तो पहली कंडीशन तो फिलफिल हो रही है। लेकिन इस कार्बन के साथ जो CH3 दोनों ग्रुप क्या हैं, सेम हैं। तो जिस कार्बन के दर कार्बन जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रही है उसके साथ जो दो एटम अटैच होने चाहिए या तीन, वो डिफरेंट होने चाहिए। तो ये जो कार्बन है इसके साथ ये CH3 क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई है। एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल होगा तो फ्री रोटेशन होगी। तो फ्री रोटेशन डबल बॉन्ड में क्यों नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो फ्री रोटेशन होगी ना। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए। और दूसरी कि कार्बन के साथ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम अटैच होने चाहिए। ये बच्चों आपका लेक्चर था। एनी कोई इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये जो मैंने आपके सामने नोट्स बनाए ना, हाइब्रिडाइजेशन के नोट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक मेरे से मिस्टेक हो गई है, इन केस ऑफ द इथीन 1s, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर आपने 1s लिखना है, बाकी ये नोट्स बड़े ठीक है, यही आप वर्डिंग। यहाँ पर हम थोड़ा शार्ट कर लेते हैं इसको। अ, ये इन केस ऑफ इथीन 1s and p orbital. In case of ethene, 1 p orbital, sorry. In case of ethene, 1 p orbital, and in case of the ethine, 2 p orbital doesn't take part in hybridization. ये जो नोट्स मैंने बनाए हुए ना बच्चों, ये बहुत मैंने प्रिसाइज और सोच समझ के ये चीजें लिखी हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको नंबर जरूर मिलेंगे। किस में? तो ये नोट्स इनफ हैं आपके लिए, मीथेन के लिए, इथीन के लिए, इथाइन, अमोनिया और वाटर, और यही आपके सिलेबस में। ठीक हो गया। तो ये आपके लिए इनफ है। और जो बॉन्ड एंगल का मैंने फर्क आपको बता दिया वो भी, और दूसरा मैंने बता दिया था कि बॉन्ड पेयर को इतना एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, ठीक है। तो कम से कम आप इतना लिखें, तो क्योंकि मैं रिवीजन नोट्स बना रहा हूँ कंप्लीट, तो इतनी डिटेल में तो नहीं बना रहा। तो ये आपके लिए काफ़ी होंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। तो जी हम इस मीटिंग को भी कैंसिल करते हैं यहाँ पर।